Hello everyone, this is Tanu Tiptan. Today we will discuss about on the topic of unit number 5th individual behavior and learning. देखिए जो टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और यहाँ से क्वेश्चन है आपका थ्योरीज के ऊपर आते हैं। मैं बता देती हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लास्ट चैप्टर के अंदर जैसे कि मैं फर्स्ट चैप्टर से हम चल रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड को मैं इस फ्रंट से दिखा देती हूँ, ठीक है। यूनिट नंबर थर्ड एंड यूनिट नंबर 4 एंड फाइनली आज हम यूनिट नंबर 5 को करने वाले हैं, ठीक है। ये आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट सिलेबस को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को कवर किया जा रहा है। आपको नजर आ रहा है सभी के सभी चारों यूनिट्स ऑलरेडी आ चुकी है। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 को। देखिए यूनिट नंबर 5 का नाम क्या है, इंडिविजुअल बिहेवियर एंड लर्निंग, जो कहीं ना कहीं आपके यूनिट नंबर 4 से कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया था। किस कब कैसा बिहेवियर था, इंडिविजुअल का ही बिहेवियर था, मीन्स कि एक एम्प्लॉय का बिहेवियर था। कहाँ पर था, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में था। कहने का मतलब अगर मैं आपको बिहेवियर की डेफिनेशन बताऊं तो का मतलब क्या है कि बिहेवियर इज एनीथिंग, जो भी एक्टिविटी वो कर रहे हैं, कुछ भी वो कर रहे हैं। मैंने कहा कि वो किसी बात पे खुश हो जाते हैं, किसी बात पे नाराज हो जाते हैं, किसी मतलब इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं आपके बिहेवियर को। सबसे मेन पॉइंट जो मैंने अभी बोला है वो ध्यान रखना, जो इन्वायरमेंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आपके बिहेवियर को, कि आप वे ऑफ टॉकिंग कैसा, आप किसी के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। किसी के साथ आप अगर बाहर जा रहे हैं तो आपकी वे ऑफ टॉकिंग है, मैं कहूँ कि जो टोन है आपकी बोलने की वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आप अपने फैमिली मेंबर से बोल रहे हैं तो थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाती है कि हम इजीली ऐसे आराम से बोल सकते हैं, ज़्यादा आप करके बोलने की जरूरत नहीं होती है ना। इवन मैं कहूँ कि कहने का मतलब बिहेवियर क्या होता है, जो आपको इन्वायरमेंट सिखाता है उसे बोला जाता है बिहेवियर। मीन्स कि एनीथिंग दैट द ह्यूमन डज, जो कुछ भी इंसान कर रहा है वो क्या होता है, आपका बिहेवियर होता है, ठीक है। बिहेवियर इज अ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशंस दैट कैन बी ऑब्जर्व। ध्यान से लाइन सुनना, बिहेवियर क्या होता है, हमारा रिस्पॉन्स होता है। अगर मैंने किसी को चाटा लगाया है तो मैंने कहा कि मैंने इस स्टूडेंट को मान लीजिए थोड़ा सा डांट दिया, थोड़ा चाटा लगा दिया, ठीक है। तो इसके सामने जो एक और स्टूडेंट खड़ा है, इसका बिहेवियर क्या शो करेगा, मीन्स कि सामने जो भी इंफॉर्मेशन दिख रही है, जो भी इंफॉर्मेशन दिख रही है उसके प्रति आपका रिस्पॉन्स क्या है। ध्यान से सुनना, रिस्पॉन्स क्या है उसको ऑब्जर्व किया जाता है और वो आपके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप उसके प्रति हो ये कह रहे कि ओ माय गॉड मैम ने गलत मारा, इसको मारना नहीं चाहिए था, मैम इसको किसी और तरीके से भी समझा सकती थी। अगर आप ये कहते कि नहीं सही मारा क्योंकि ये बच्चा है, इस तरीके से ये मतलब सही सीधा नहीं होने वाला, एक बारी डांट तो पड़नी चाहिए। अगर आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर है कैसा, क्लियर है। तो बिहेवियर कैसे पता चलेगा, या तो आप अपने इन्वायरमेंट में, अगर आपके साथ भी पहले ऐसा कुछ हुआ है, थप्पड़ लगे हैं और आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपका बिहेवियर क्या हुआ कि नहीं कोई और भी तरीका हो सकता था, मैम इसको अलग तरीके से समझा सकती थी, है ना। तो बिहेवियर क्या है कि आपने स्टिमुलस मतलब जो भी इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट है इन्वायरमेंट के अंदर, एनी इंफॉर्मेशन दैट कंपेल यू टेक एक्शंस, दैट मीन्स आपके इन्वायरमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप कैसे ले रहे हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्स करें, उसके बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पे आपको देखने से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एक पर्सन बिल्कुल हैप्पी है, दूसरा उदास बैठा है क्योंकि उसका इन्वायरमेंट में उदासीपन छाई हुई है। दूसरा बिल्कुल एनकरेज्ड है, एक पर्सन है डिस्करेज। एक बिल्कुल सीरियस है, एक बिल्कुल अनसीरियस है। वो मतलब कुछ बात चल रही है, वो हा करता जा रहा है, वो सुन नहीं रहा, तो मतलब क्या होगा, मतलब उसका लेवल ही अलग है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट लेवल समझाए हुए हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर को। तो सबसे पहले मैं इनको बाद में समझाऊंगी, ठीक है। वैसे आपको देख के नजर आ रहा है कि हाँ एक शांत है, एक नर्वस है, ठीक है, एक विनम्र है, एक तो फिर ड्रंकर है, ठीक है, एक बिल्कुल कूल नजर आ रहा है, एक बिल्कुल एनर्जी के अंदर है, एक एक्साइटेड है, एक बोर हो रहा है किसी मूवी को देखकर, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि एक बिल्कुल शांत है, ठीक है। इस तरीके से आपको दिया गया है, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को मतलब को समझने वाले हैं और इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके बिहेवियर को डिजाइन करते हैं। फिर हम बात करेंगे लर्निंग क्या होती है। लर्निंग एक्चुअली क्या पता है क्या होती है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, ये बुक में चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद कर लेते हैं। लर्निंग ये नहीं होती, आज पता चलेगा तुम्हें लर्निंग क्या होती है। फिर उसके ऊपर जो थ्योरी जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है,
ये इनको डिस्कस करेंगे, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये थोड़ा हम जल्दी करेंगे क्योंकि ऐसी बातें आपने ऑलरेडी पहले डिस्कस की हुई है चैप्टर नंबर 4 के अंदर। ओके, अच्छा जी, फिर हम इसकी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई तो स्ट्रैटेजी ऑन द स्पॉट आप इसको इजीली बना सकते हैं क्योंकि सेम एज इट इज पॉइंट यही डिस्कस होने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस यहाँ से बनकर आएंगे। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है कि बिहेवियर रेफर टू द रिस्पॉन्स मेड बाय द इंडिविजुअल। मैंने आपको बताया कोई भी इंसान जब क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, कोई भी इंसान जब क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, वो उसके बिहेवियर को शो करता है कि इसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, द रिस्पॉन्स मे बी रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि जो आपको मैंने बताया कि जो आपका बिहेवियर है वो कैसे बनता है, या तो आपकी फैमिली से चलता आ रहा होगा, इनहेरिटेड है, ठीक है, या फिर आपका इन्वायरमेंट आपको बिहेवियर देता होगा। इन्वायरमेंट दैट मीन्स ये कहते हैं ना कि संगति का प्रभाव पड़ता है। सुनी है ये कहावत कि संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है, जैसी संगत वैसी रंगत होती है। और दूसरा आपका क्या होता है, आपके बिहेवियर में इन हेरिडिटी के थ्रू आते हैं, मीन्स कि आपके पेरेंट्स के थ्रू, जो आपके पेरेंट्स में हैबिट है, या फिर मैं कहूँ कि आपके पेरेंट्स का जैसा भी बिहेवियर, आपके पेरेंट्स क्या है, ज़्यादा किसी से बहस नहीं करते हैं, ठीक है, हमेशा कम बोलते हैं, या फिर मैं कहूँ कि खुश मिजाज व्यक्ति हैं, तो उनके बिहेवियर आपके अंदर आ जाते हैं। तो दूसरा क्या है, हेरिडिटी से, ठीक है, और सॉरी पहला हेरिडिटी है और दूसरा इन्वायरमेंट है। पहला तो क्या आपकी जो पेरेंट्स से आता है, ठीक है, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल जो कि डिटरमाइन किया जाता है 2 फैक्टर्स के ऊपर, हेरिडिटी से और दूसरा इन्वायरमेंट से। हेरिडिटी का मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड बाय द पेरेंट्स के थ्रू आती है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। जो नेक्स्ट जनरेशन, जैसे कि आपके पापा के जो ट्रेट्स हैं, आपके पापा के जो गुण हैं आपके अंदर आएंगे, तो उसे हम कहेंगे कि हाँ ये तो बिल्कुल अपने पापा पे गया, डिटो जैसे इसका पापा कुछ किसी को कुछ नहीं कहता, ठीक है, शांत रहता है, जो कहा वही कर देता, सेम ये भी ऐसा ही है। ठीक है, इन्वायरमेंट जैसे कि आपकी फैमिली सिखाती है। ये कहते हैं ना कि अगर आपने किसी को करते हुए देखा, जैसे कि वो कहते हैं ना कि जैसे को तैसा, सुना है आपने कहावत कि अगर आपने अपने बड़ों को किसी को मारते हुए देखा, आप जैसे कि मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, ये थ्योरी का ही पार्ट है आपका। ये आपने देखा कि ये जो अंकल है, मीन्स कि आप जो आपके पापा है, ये किसी को डांट रहे हैं, ठीक है, जिसने इसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद ये नोट किया कि हाँ नेक्स्ट टाइम अगर इसके साथ भी किसी ने ऐसा ही बिहेवियर किया तो इसने भी इसको क्या किया, सेम एज इट इज तरीके से डाटा। तो ये आपके बिहेवियर मीन्स कि आपके इन्वायरमेंट भी कई बार सिखाते हैं। अब मान लीजिए ये चीज़ें आपके पापा नहीं सिखा रहे, मैंने कहा कि इन्वायरमेंट में आपने देखा कि कोई टीचर है स्टूडेंट को धमका रही थी और कुछ इस तरीके से धमका रही थी। जब ये स्टूडेंट बना, टीचर बना, तो उन्होंने भी क्या किया, इसकी 1-2 महीना रहता था टीचर बनना। तो समझ पा रहे हैं, मतलब कि जब आप किसी सोसाइटी से सीखते हो, ठीक है, मोस्ट ऑफ छोटे बच्चे क्या होते हैं, जैसे इमिटिंग करते हैं, नकल करते हैं, कि पीछे पीछे बोलते हैं कि अरे इधर मत जा, वो साथ में बोलेगा छोटा बच्चा कि अरे इधर मत जा, है ना, फैमिली सिखाती है बेटा कुछ करना, ठीक है। अभी मैं कहूँ कि आपकी जो टोन है, आप कैसा बोल रहे हैं, अगर आप बहुत सेंस में बोल रहे हैं, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली के अंदर बोला कैसे जा रहा है, फैमिली के अंदर इन्वायरमेंट कैसा है। क्योंकि छोटा बच्चा हमेशा देखकर ही सीखता है, उसको सिखाया नहीं जाता, उसको देखकर ही सिखाया, वो देख के ही सीखता है कि मम्मी पापा आपस में कैसे बोल रहे हैं, दादा दादी आपस में कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। अगर वो तू तड़ा करके बोल रहे हैं तो ये भी क्या करेगा, ऐसे ही करके बोलेगा, तू तड़ा करके ही बोलेगा। अगर वो फुल ऑफ रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, ये भी आप करके बोलेगा, है ना। तो फैमिली होगी, सोसाइटी हो गया, कल्चर हो गया, ये आपके बिहेवियर को डिजाइन करते हैं। अब इंडिविजुअल के बारे में बात की जा रही है, तो इंडिविजुअल रैपिड मीन्स कि हाउ अ पर्सन एक्ट, थिंक एंड फील, कैसे एक इंसान प्रतिक्रिया करता है, कैसे सोचता है, कैसे फील करता है, ये सभी की सभी आपके बिहेवियर को शो करती है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इट मीन्स दैट लुकिंग एट द हाउ द एम्प्लॉय, जैसे कि हमने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय का बिहेवियर कौन डिजाइन करता है, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में हर जगह क्या है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो एम्प्लॉय क्या होगा, हर टाइम एक एनर्जेटिक सिचुएशन में होगा, हर समय क्या है, एक एक्साइटेड फॉर्म में होगा कि सब कुछ करने के लिए वो रेडी होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये होता है बिहेवियर। बिहेवियर को डिजाइन करने के डिफरेंट हमने कंटेक्स्ट पढ़े थे, डिफरेंट सिचुएशंस पढ़ी थी। जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स मैंने आपको बता दिया कि पेरेंट्स से हमें क्या, हमारे पास क्या आने, सिम्टम्स आने, बिहेवियर आने, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि हमारे माइंड के अंदर कुछ एक केमिकल्स
पॉइंट्स हैं, जैसे कि सिनर्टी जैसे इफेक्ट होता है, आपके मूड को चेंज करता है ना। डोपामिन होता है कि आपको बिल्कुल एनर्जेटिक बना देता है। कुछ एक केमिकल्स भी होते हैं जो कि आपके क्या है बायोलॉजिकल फैक्टर से बिलोंग करते हैं। एक तो आपके पेरेंट्स से आने वाले फैक्टर्स, एक आपकी बायोलॉजिकल जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, चेंज होते रहते हैं, वो भी आपकी बिहेवियर को शो करता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके मूड में चेंज हो जाता है। जैसे छोटा होता है वो हर चीज मान लेता है, जैसे जैसे बड़ा होता है थोड़ा चिड़चिड़ापना हो जाता है उसके अंदर, है ना, कि वो किसी की मानता नहीं है। या फिर ऐसा होता है कि जब बच्चा जैसे जैसे ग्रोथ होगी तो उसके अंदर हार्मोनिक चेंज आएंगे जो कि आपके बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में बात की जाए तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं खुद के, कहते हैं ना कि साइकोलॉजिकल मतलब कि स्टडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन कैसा फील कर रहा है, कैसा महसूस कर रहा है, कैसा अपने आप को सामने की ओर रख पा रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है। परसेप्शंस के बारे में बात, जैसे कि पर्सनैलिटी है, ठीक है, आप अपने आप को दूसरों के सामने कैसा शो ऑफ करके दिखा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंट तो मैंने आपको बता दिया कि जो फैमिली है, ठीक है, कल्चर है, सोसाइटी है, फ्रेंड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपके बिहेवियर को शेप देता है। सिचुएशनल फैक्टर के बारे में बात की जाए, बहुत अलग पॉइंट है। सिचुएशन होता है कि आपके पास कभी कभी ये इवेंट क्रिएट होता हो, जैसे कि आपके सामने अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप उस टाइम क्या करोगे, आपके बिहेवियर उस टाइम बनेगा कि आप दूसरे लोगों को देखोगे कि हाँ उसने क्या किया, या फिर आपके अंदर एक इमोशंस होगी तो आप उसकी हेल्प करेंगे। अगर आप ऐसा होगा कि पता नहीं ऐसा क्या पता मेरे ऊपर ही केस आ जाए, आप उसकी हेल्प भी नहीं कर सकते। दो फैक्टर्स हो सकते हैं, मीन्स कि आप किसी को देख के सीख रहे हैं या फिर आपके अंदर ही कुछ इमोशंस है, तो अगर उसकी हेल्प करोगे तो आप कर सकते हो। मीन्स कि जो सिचुएशनली है, जो आपके पास ऑन द स्पॉट जो सिचुएशन है, कंटेक्स्ट है, उस कंटेक्स्ट के हिसाब से आप क्या करने वाले हैं, अपने बिहेवियर उसका शेप लेने वाले हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, अगर आप किसी लाइब्रेरी के अंदर देखेंगे ना तो वहां पे बिल्कुल शांत माहौल होता है, बिल्कुल चुप, तो आपको ये पता चल जाता है कि हाँ लाइब्रेरी के अंदर सबको क्या है, फोन को साइलेंट रखना है, बातें नहीं करनी है, केवल पढ़ने के लिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अगर आप स्ट्रेस है, इमोशंस है आपके अंदर है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया तो आप उसको सुटेबल है, ठीक है सॉरी, ये सभी के सभी फैक्टर्स क्या हैं, आपके बिहेवियर को डिजाइन करते हैं। देखो वैसे मैंने इस चीज़ों को यहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था, साइकोलॉजिकल, सोशल साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड द सिमेंटिक, राइट। इन पॉइंट्स को यहाँ पे जोड़ सकते हो आप। नेक्स्ट आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ लर्निंग, कि लर्निंग क्या होती है। अब आप मेरे को ये बताइए लर्निंग क्या होती है। अब जब आप फर्स्ट टाइम, एग्जाम्पल ले रही हूँ आपको, मैं समझा रही हूँ, ठीक है, अगर आपने कहा कि मेरे को कार सीखनी है, मेरे को बाइक सीखनी है, मुझे कोई भी व्हीकल चलाना सीखना है, तो आपने कहा अच्छा आपको बिल्कुल भी नहीं आती, जीरो लेवल पे आप, ठीक है, आपको मैंने कहा कि चलो कार सिखाती हूँ मैं आपको, तो मैंने कहा अच्छा, कार के अंदर बैठे हैं आप, ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट टाइम क्या दी, इंफॉर्मेशन दी कि क्लच होता है बेटे, ब्रेक होती है, साथ ही साथ आपकी स्पीड भी होती है, ठीक है, तीनों चीज होती है। अगर आप ब्रेक लगाएंगे सबसे पहले आपको क्लच दबाना है, अगर आप गियर को चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको क्लच दबाना है, नॉर्मल इंस्ट्रक्शन से, ठीक है। ये मैंने आपको फर्स्ट टाइम बोला और मैंने आपको गाड़ी में बिठा दिया, ठीक है, तो क्या आपको वो चीजें याद रहेंगी एक बार ही करते हुए? नहीं ना, इस चीज की आपको क्या करनी पड़ेगी, लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अध्ययन करना पड़ेगा इसका, कि हाँ जब भी मैं ब्रेक लगाऊं तो पहले थोड़ा सा क्लच को प्रेस करूं, देन उसके बाद ब्रेक को प्रेस करूं। अगर मुझे स्पीड बढ़ानी है, ठीक है, स्पीड बढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा थोड़ा स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, फिर क्लच को प्रेस करना पड़ेगा, फिर मुझे गियर चेंज करना है। अगर पहले मेरे 2 पे गियर है तो मुझे 3 पे लेके आना, 3 पे है तो 4 पे लेके आना। तो जब भी मैं गियर चेंज करूं तो पहले तो मुझे थोड़ा सा स्पीड एनहांस करनी पड़ेगी, फिर मुझे क्लच को प्रेस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, आप जब तक इसकी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्या पता कितनी बार चलानी पड़ेगी। कहते हैं कि 3-4 साल लगातार आप जब गाड़ी चला लेते हैं तब आप इसमें परफेक्ट होते हैं, है ना, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे बात की जाती है लर्निंग का मतलब है कि जब आप किसी चीज को, किसी भी एक्टिविटीज को कंटिन्यूअस लेवल पे करते चले जाते हैं, फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि जब आप गाने सुनते सुनते भी, इवन आप किसी से बातचीत करते करते भी,
या फिर फोन पे बात करते करते भी आपको वो हर एक मूवमेंट याद आ जाएगी। आप ब्रेक लगाने से पहले आपका पैर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका जो पैर है वो पहले क्लच पे आएगा फिर ब्रेक पे आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो ये बहुत प्रैक्टिस करने के बाद जो चीज आप बहुत बार रिपीट करते रहते हैं, बहुत बार जब चीजें रिपीट होती चली जाती है वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाती है। माइंड में सेट होना दैट मीन्स आपके बिहेवियर में परमानेंटली क्या हो रही है, सेट हो गई है। परमानेंटली क्या होगी, आपके बिहेवियर में आपको सेट हो गई है। सेट होने का मतलब कि जो पहले बिहेवियर था और अब जो बिहेवियर है उसके अंदर क्या हुआ, चेंज आया। तो क्या ये होती है लर्निंग। लर्निंग आई समझ में, पूरी डेफिनेशन लिख दी मैंने कि मीन्स कि जब भी कोई एक्टिविटीज को आप बहुत बार रिपीटेड करोगे, बहुत बार प्रैक्टिस करोगे, तो आपके जो पहले जो बिहेवियर था उसके अंदर परमानेंट जो भी चेंज आएगा उसे हम लर्निंग कहेंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, जब भी आप ब्रश करते हैं तो कौन से हाथ से करते हैं, राइट हैंड। सबको, अगर कोई लेफ्टी है तो लेफ्ट से करता है। अगर मैं कहूं कि आप राइट हैंडेड है, ठीक है, लिखते राइट हैंड से, सब कुछ काम राइट से, क्या आप लेफ्ट से कभी आपने ब्रश किया है? नहीं, क्योंकि आप हैबिचुअल हो गए, आपने कभी नोट ही नहीं किया कि हमेशा आप राइट हैंड से करते हैं। कभी नोट किया है? नहीं। जब भी आप खाना खाते हैं तो आप सबसे ज्यादा खाने खाते वक्त जो हाथ का यूज है किसका करते हो, राइट हैंड का यूज करते हो। आप इतने हैबिचुअल हो गए कि इतनी छोटी छोटी बातों को क्या कर रहे हो, आपको नोट ही नहीं हो रही। ये आपकी लर्निंग है, क्योंकि आप इतने, अब देखो मैं इतनी बड़ी हो गई, इवन आपको, आप जितनी बच्चे हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं, आप सभी एक्टिविटी करते हैं। आप इतने हैबिचुअल हो गए, इतने सालों से लगातार एक ही चीज करते आ रहे हो, ठीक है, वो आपकी लर्निंग में आ गए, जो आपके बिहेवियर को चेंज करते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो क्या कहते हैं कि इट इज रैपिड टू द प्रोसेस विच क्रिएट अ परमानेंट चेंज इन अ बिहेवियर। जब आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज होता है उसे बोलते हैं लर्निंग ऑफ अ पर्सन एज अ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से आपके बिहेवियर में परमानेंट जब चेंज आता है तो उसे बोलते हैं लर्निंग। इट इज सच एज अ प्रोसेस विच चेंज द अर्लियर बिहेवियर ऑफ द पर्सन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो आपके पहले बिहेवियर था ना उसको चेंज कर दिया गया है। द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। अब ये जरूरी तो नहीं है कि जो चेंज है वो हमेशा पॉजिटिव ही आए, कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव भी आता है। नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता, यस या नो। तो जो चेंज है वो पता नहीं चलता कैसा चेंज आएगा, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, आपकी जो सोसाइटी है वो है। मीन्स कि कहने का मतलब जो चेंज होगा वो आपका गुड भी आ सकता है, वो आपका बैड भी आ सकता है। क्लियर है, समझ में आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। बट एवर वी डू एवरी एक्टिविटी इज कनेक्टेड विद द लर्निंग। जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं ना लर्निंग से कनेक्टेड है, बट अगर वो परमानेंटली चेंज हो जाए आपकी बिहेवियर में तो वो कंसेप्ट प्रॉपर लर्निंग बन जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशंस दी हुई है कि कहते हैं कि लर्निंग इज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर बॉट अबाउट बाय एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिसेस। जो भी आपने अनुभव किया है, जो भी आपने अध्ययन किया है, प्रैक्टिसेस की है, उनके बेसिस पे जब आपके बिहेवियर में हमेशा के लिए चेंज आ जाए उसे बोलते हैं लर्निंग। लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, लर्न फ्रॉम द रेगुलर प्रैक्टिसेस। ओके, अच्छा जी, ये कुछ एक पॉइंट लिखे हुए जो कि आपकी लर्निंग की, जो भी मैंने ऊपर समझाया वही है कि परमानेंट चेंज होता है। ठीक है, अगर वो परमानेंट चेंज नहीं हो रहा, आप उसको भूलते जा रहे हो, वो लर्निंग में नहीं आएंगे, कैन नॉट बी कॉल्ड द लर्निंग। इट विल बी कॉल्ड द लर्निंग ओनली व्हेन द इंफॉर्मेशन और नॉलेज ऑब्टेन थ्रू द ट्रेनिंग इज बॉट इन टू यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो भी आपने नॉलेज, जो भी आपने जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करी है, अगर वो लंबे टाइम तक आप उसको यूज कर रहे हो तो वो लर्निंग के अंदर आएगी। और वो लर्निंग आपके बिहेवियर में नजर आएगी कि आपने क्या सीखा है। अगर मैं कहूँ कि आप जब भी कभी मैंने आपको बताया डिसिप्लिन होना चाहिए आपकी लाइफ के अंदर। जब भी आप कोई चीज़ अचीव करने चाह रहे हो तो उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। अगर आपकी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा, मैंने कहा कि आपने डिसिप्लिन के लिए प्रॉपर क्लास लगाई, आपने प्रैक्टिस की कैसे डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, वो आपके बिहेवियर में नजर आएगा बच्चे, है ना। जरूरी नहीं है कि हमेशा बेटरमेंट के लिए भी होता है, गलत भी हो सकता है, चेंज गलत भी हो सकता है, मीन्स की नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। टू सोर्सेज द चेंज इन अ बिहेवियर, दैट मीन्स जो आपका बिहेवियर में चेंज आएगा वो कैसे हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट प्रैक्टिस भी हो सकता है, जो भी आपने अनुभव किया है।
ठीक है। और उस लर्निंग को एग्जैक्ट लर्निंग बनाने में, बिहेवियर में परमानेंट चेंज लाने में आपको जरूरी है कि उसके अंदर रिपीटेशन करें, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिसेस की जरूरत होती है, कंटिन्यूस एक्टिविटी है, ठीक है। और ये जब लर्निंग परमानेंट में कन्वर्ट होती है ना, लर्निंग होती है, तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलते हैं। जैसे मुझे अब पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, आप सभी बच्चों को मैंने अभी फिलहाल 3 घंटे पहले इनकम टैक्स का सिलेबस करवाना स्टार्ट किया था, और उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था इनकम टैक्स एंड इंट्रोडक्शंस, वो अप्रोक्स 2.5 घंटे का चला गया और मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि इस चीज़ 2.5 घंटे तक मुझे पढ़ाने के लिए मैंने पहले बहुत अध्ययन किया है कि मैं पहले 1 घंटा पहले पढ़ा सकती थी, फिर मेरा गला दर्द होने लग गया था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने 1.5 घंटे तक पढ़ाना शुरू किया, फिर उसके बाद मेरे को पेन हुआ, फिर उसके बाद फिर मैंने 2 घंटे पढ़ाना शुरू किया। अब ऐसे करते 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 जो पहले मैंने स्कूल के अंदर एज ए प्रैक्टिशनर्स मैंने अपॉइंट हुई थी, तो वहाँ पे मैंने क्या किया, 8 घंटे लगातार पढ़ाया था। वो मेरा फर्स्ट डे था, 17 अगस्त था। तो उस टाइम मैंने सीखा कि हाँ, ह्यूमन के अंदर कैपेबिलिटी होती है काम करने की 8 घंटे लगातार, फिर उसके बाद 2 घंटे ब्रेक, देन फिर उसके बाद 8 घंटे। तो उस टाइम वो मेरे कैसे, काफ़ी सारी प्रैक्टिस की है मैंने, 2-3 साल लगातार इसमें फील्ड में लगाए, तभी तो मेरे को अब मेरे को फुल ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि हाँ, इस फील्ड में मैं प्रॉपर अपना दे सकती हूँ। मेरे बिहेवियर में चेंज आया है कि मैं इतने देर तक इस टाइम के इसको पढ़ाने के लिए या फिर टीचिंग फील्ड में इतना टाइम दे सकती हूँ, वो मेरे बिहेवियर में नजर आता है, ठीक है। तो ये होता है लर्निंग, दैट मीन्स जब आपके परमानेंट चेंज होता है। क्लियर है? अच्छा जी, अब थ्योरीज के बारे में बात कर लेते हैं। थ्योरीज क्या कहती है? सबसे पहले यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि आपकी जो थ्योरी है वो आपकी 4 तरह की थ्योरी है। ये कहते हैं कि लर्निंग करने के लिए सबसे पहले क्लासिकल कंडीशन थ्योरी लिख लेते हैं। दूसरा ऑपरेंट लर्निंग थ्योरी लिख लेते हैं। थर्ड है कॉग्निशन लर्निंग थ्योरी लिखी हुई है। लास्ट आ जाता है सोशल लर्निंग थ्योरी। क्या आप इनके नाम से क्लियर हो रहा है? क्या इनके नाम से क्लियर हो रहा है? यस, हो रहा होगा आपको। अगर नहीं हो रहा तो इट्स ओके, मैं अभी करती हूँ इसको क्लियर। यहाँ से क्वेश्चन 100% है बेटा, आता है, बहुत बार आता है, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना इस चीज़ को। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी की। क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी कहती है, देखो क्या लिखा हुआ है, कंडीशन है और उसके बाद फिर लिखा हुआ है लर्निंग है। मीन्स कि आपके ऊपर कोई कंडीशन लगा दी गई है, उसके बाद आप लर्न कर रहे हो, ठीक है। आपके ऊपर कोई कंडीशन लगा दी गई है, ध्यान से सुनना इस शब्द को, उसके बाद आपकी लर्निंग हो रही है। ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, पैवलोव जी ने दिया था, रशियन साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट पता है किसके ऊपर किया था? डॉग के ऊपर किया था। ध्यान से सुना इस बात को, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? डॉग के ऊपर किया था। मैं इसको किसी अदर एग्जाम्पल के साथ भी लिंक करूंगी जिससे आपको एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर हो जाए। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया, क्या स्टेप नंबर वन में उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने फर्स्ट टाइम इस डॉग को खाना दिखाया, ठीक है, मेरे पास ये टिफिन रखा है, इस टिफिन के अंदर जो भी खाना था मैंने क्या किया, उस डॉग को दिखाया, ठीक है, ये जो फूड है मैंने इस डॉग को दिखाया। अब ऑब्वियस ही बात है, खाना देख के तो मेरे जो मुंह में भी लाल आ जाती है, कहते हैं ना कि मन कर गया भाई यार, स्मेल आ रही है, ठीक है। जैसे डॉग ने खाना देखा, डॉग का भी मन कर रहा था, कुत्ते का भी मन कर रहा था उस खाने को खाने के लिए, तो उसके मुंह में क्या हुआ? स्लाइवा आया। स्लाइवा होता है लार, मीन्स की कहते हैं ना कि लार टपक गई है उसको देख कर, तो है ना, खाने को देख के तो मेरा भी मन करने लगा, इसी तरह से कुत्ते का भी मन किया खाने को देख के, ठीक है। अच्छा, सेकंड स्टेप में पता है क्या हुआ? उसने जो मिस की पैवलोव जी ने क्या किया, फूड ना दिखा के उन्होंने क्या किया, बेल को दिखाया। ये जो घंटी है, इस घंटी को दिखाया, और घंटी दिखाई, कुत्ते को कुछ समझ नहीं आया, पता नहीं क्या कर रहा है मेरे सामने, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब यहां पर देखो खेल किस चीज का है? रिस्पॉन्स और स्टिमुलस का है। स्टिमुलस मैंने आपको बताया, जो भी इन्वायरमेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन एग्जिस्टेंस में है,
एनी इंफॉर्मेशन दैट कंपेल यू टेक एक्शंस, आपने इंफॉर्मेशन को देखा और उसके रिगार्डिंग आपने क्या किया, प्रतिक्रिया की, रिस्पॉन्स किया। अब यहाँ पे फूड को देखा किसने, कुत्ते ने, और उसके रिगार्डिंग उसने सलाइवा क्या किया, रिलीज हो उसके माउथ से, है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, अब उसने बेल दिखाई तो उसका कुत्ते का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं हुआ, नो रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ। अच्छा, फिर ये क्या किया पैवलोव जी ने स्टेप नंबर 3 के अंदर कि जब जब बेल बजा रहा था प्लस में उसने उसको फूड भी दिखाया, किसको, कुत्ते को, डॉग को। तो कुत्ता समझने लग गया, पहली बार उसको समझ नहीं आया, बेल दिखाई डायरेक्ट, फिर उसने को समझ में आया बेल बज रही है, टन टना टन 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 टन, देन उसके बाद फूड भी दिखाया, दोनों चीजें एक साथ दिखा रहे। कुत्ता इस बात को क्या कर रहा था, लगातार काफी बार इन्होंने क्या किया, इस चीज को करते रहा करता रहा करता रहा, ये एक्टिविटी कंटिन्यूस चलती रही, ठीक है। और इस लेवल तक पहुंच गई, जब नेक्स्ट टाइम उन्होंने बेल बजाई तो डॉग जो है ना अपने आप समझ गया कि मुझे क्या मिलने वाला है, खाना मिलने वाला है। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है आपको कि जब फर्स्ट टाइम पैवलोव जी ने फूड को रिप्रेजेंट किया था, ये नेचुरली रिस्पॉन्स था। नेचुरली रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि इस स्टिमुलस को देखकर मैंने अपनी मर्जी से, मेरे मुंह में पानी आया, है ना, इस कुत्ते के मुंह में भी क्या हुआ, फूड को देख के पानी आया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इन्होंने स्टिमुलस दी, स्टिमुलस दैट मीन्स इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, बट इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ क्योंकि इसका इससे कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा, नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया, बेल और फूड को साथ दिखाया और ये कंडीशन रख दी कि जब जब मैं घंटी बजाऊंगा तब तब तुम्हें क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। तो यहां पर हो गया कि कंडीशन के साथ साथ आपका जो रिस्पॉन्स है वो आने लगा। ये याद हो चुका था डॉग को भी, कुत्ते को याद हो चुका था। फिर नेक्स्ट टाइम जब बेल बजी, कुत्ता समझ गया कि भागा भागा आया अपने ओनर के पास कि मुझे खाना मिलेगा। तो ये कहता है क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। आसान थी, आसान थी। अब मैं आपको इसको एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि स्कूल के अंदर होता है कि आप सभी को पता है कि 11 बजे मेरी रिसेस होती है। रिसेस होते ही क्या होगा, बच्चों को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या, कि अब रिसेस का टाइम हो चुका है। ये रिसेस का टाइम कैसे याद हुआ, लगातार देखो कितने सालों से, आप मान लीजिए आपको फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक आप उसी में थे, अब आप +1 क्लास में हो चुके हो, तो क्या वो चीज आपको याद करवाई गई है, नहीं। स्टार्टिंग में आपने लर्न किया था कि हाँ, हर 11 बजे सुबह, जो सुबह होते हैं 11 बजे जब बेल बजेगी, वो बेल किसकी बजेगी, रिसेस की बजेगी। तो ये आपको याद किया गया, कंडीशन है आपकी, ठीक है। नॉर्मली आपको नहीं पता, नॉर्मली आप अगर घर में अगर संडे है तो उस टाइम भी 11 बजे खाना खाते हो, नहीं ना। तो ये होते हैं कंडीशंस थ्योरी में, इसकी जब आपको कोई कंडीशन दे दी गई है और उसके बेसिस पे आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। क्या कह रहा है, क्लासिकल कंडीशन थ्योरी किसने दी है, रशियंस साइकोलॉजिस्टिकल जो है पैवलोव जी है, 1880 में दी थी इन्होंने। लर्निंग थ्योरी है, ये कहते हैं कि जो इंसान है ना, पर्सन है, लर्न करता है बहुत सारी चीजें, किसकी मदद से, स्टिमुलस से और उसके ऊपर आपको दिया गया रिस्पॉन्स से। इनके बीच में कहते हैं कि सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है, इस थ्योरी को हम टाइप एस थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा, इस थ्योरी को स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, SR थ्योरी भी कहती है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। इसकी इंफॉर्मेशन को देख के, स्टिमुलस को देख के आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम कंडीशन थ्योरी भी कहते हैं। कैसी कंडीशन थ्योरी, कंडीशन थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। कंडीशन रिस्पॉन्स कह लीजिए, कंडीशन रिफ्लेक्स कह लीजिए। क्लियर है, ये तीनों चारों नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने रिलेशनशिप दिखाया है बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स के बीच में, ठीक है। स्टिमुलस हमेशा एनीथिंग, कोई भी आपको स्टिमुलस नजर आ रहा है, आपको कोई ना कोई ट्रिगर करेगा वो रिस्पॉन्स को। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि जब मैंने पहली बार डॉग को क्या दिखाया, फूड दिखाया, इसके मुंह से क्या हुआ, सलाइवा निकलने लगा। क्या रिस्पॉन्स कोई कंडीशनल था, नहीं, अनकंडीशनल था, नेचुरल था, जो नॉर्मली सबके मुंह में आता है। जैसे मैं कहूँ कि आपने फास्ट फूड में बर्गर, पिज्जा, गोलगप्पे कुछ ऐसा देखा रेडी पर, या फिर मैं कहूँ रेस्टोरेंट में, तो आपके मुंह में भी पानी आएगा ना।
तो वो होता है अनकंडीशनल, जिसके ऊपर किसी भी तरह की कंडीशन नहीं लगी हुई है। और अनकंडीशनल स्टिमुलस था, मीन्स कि खाना तो ऑब्वियस है, ये भी अनकंडीशनल है, ये भी अनकंडीशनल है। जैसे ही मैंने इसको याद करवा दिया कि हाँ जी, ये इस पिक्चर से आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। पहले अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था, मैंने बेल बजाई, ये नेचुरल स्टिमुलस था, बेल नॉर्मल थी, बट इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इसको कोई लॉजिक ही नहीं है इसका बेल से, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम पैवलोव जी ने क्या किया, अपने इस कुत्ते को याद करवा दिया कि जब जब बेल बजेगी बेटा खाना आएगा तुम्हारे लिए। तब यहाँ पे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या हो गया है आपका, आ गया है, आ गया नहीं आ गया। अब कंडीशनल यहाँ पे है, अब मैं सिंगल जब बेल बेल को बजाऊं तो सिंगल सलाइवा निकल रहा है, तो इसको भी हम कहेंगे कंडीशनल रिस्पॉन्स एंड कंडीशनल स्टिमुलाई। क्लियर है? यहाँ पे अनकंडीशनल क्यों है? क्योंकि अभी भी क्या हो रहा है, ये खाना लगातार इसके सामने नजर आ रहा है। कंडीशनल तब होगा जब मैं केवल बेल बेल से इस कुत्ते को बुलाऊं और कहूं देखो खाना आ चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपने देखा है कि अब आपके जब लेक्चर लगते हैं ना, अगर फर्स्ट लेक्चर लगा है तो केवल एक बेल लगती है, 2 लेक्चर लगे हैं तो 2 बेल लगेगी, 3 लेक्चर लगे 3 बेल लगेगी। जब रिसेस होती है ना तो ऐसे एक एक करके नहीं लगती, वो क्या लगती है, लगातार टन 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 ऐसा कुछ बजती है वो, है ना? समझ पा रहे हैं? अच्छा जी, ये हो गया आपकी पैवलोव की थ्योरी। अब नेक्स्ट आ जाता है बेटे ऑपरेंट थ्योरी। ऑपरेंट थ्योरी पता है क्या कहती है? ऑपरेंट थ्योरी, ऑपरेट का मतलब क्या होता है? ऑपरेट का मतलब पता है क्या होता है कि आप एक मेथड्स को यूज कर रहे हैं, अगर वो मेथड ठीक निकल गया, ठीक है, अगर वो एक्टिविटी जो आप परफॉर्म कर रहे थे अगर उससे परफॉर्म करने से आप सेटिस्फाइड होते हैं, सेटिस्फाइड भी होते हैं, या फिर मैं कहूँ कि आपको आपका रिजल्ट क्या हो चुका है, मिल गया है, तो आप उस एक्टिविटी को बार बार रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे? ऑब्वियस है करेंगे। दूसरा, अगर कोई एक्टिविटी की आपने, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, आपका रिजल्ट नहीं मिला है, तो आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे? नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसके बारे में बात की गई है। ऑपरेंट का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, हिडन एंड ट्रायल मेथड का यूज कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड, हिडन एंड ट्रायल एंड एरर मेथड। कि आप गलती करके सीख रहे हो, अगर आपने गलती की उससे रिजल्ट नहीं निकला तो आप उसने सीखा कि आप उसको आगे कभी भी नहीं अप्लाई करेंगे। आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म की, रिजल्ट मिल गया, तो नेक्स्ट टाइम भी आप उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना इसको क्या कहता है। एक और बात की, जो ये जो थ्योरी है वो मोस्ट ऑफ बेस्ड होती है थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है उसके बेसिस पे। जैसे आपको पता होगा, वैसे आपको इतनी जानने की जरूरत नहीं है कि थॉर्नडाइक की थ्योरी क्या कहती है। इन्होंने कहा था, इन्होंने 3 एक्टिविटीज लिखी थी। क्या था? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ अफेक्ट। ठीक है, एक सेकेंड। तो यहां पे देखो, ये कहते हैं कि जो ऑपरेंट कंडीशंस थ्योरी है वो किसने दी थी? बीएफ स्किनर ने दी थी। बीएफ स्किनर ये कहते हैं कि देखो, जैसे जैसे थ्योरी आगे बढ़ रही है ना, तो पिछली थ्योरी के अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी, या फिर उनके बेसिस पे आप नई थ्योरी बनाते हो। ठीक है, इसी तरह से बीएफ स्किनर भी क्या है, पैवलोव जी की थ्योरी और थॉर्नडाइक की थ्योरी के ऊपर बेस करता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो थॉर्नडाइक ने कहा था कि जब जब कोई इंसान किसी काम को करेगा और उस काम को करने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्या मिल रहा है? सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो उस सेटिस्फैक्शन से आपको क्या मिलने वाला है? मोटिवेशन मिलने वाला है। मैम ऐसे कैसे मोटिवेशन मिलेगा? सुनो, अगर किसी काम को करने में आपको बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है, ठीक है, क्या आप उसको नेक्स्ट टाइम उसी एनर्जी से करोगे, उससे ज्यादा एनर्जी से करोगे, या उससे कम एनर्जी में करोगे? ऑब्वियस है, उससे ज्यादा एनर्जी में करोगे। जब आपको मजा ही आ गया, आप उससे संतुष्ट हो गए, तो आप उससे ज्यादा एनर्जी में करेंगे। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो आपका मोटिवेशन क्या होगा? डाउन हो जाएगा, तो आप उसको उस एनर्जी से नहीं करेंगे, इवन आप उसको नेग्लेक्ट भी कर देंगे। तो जो बीएफ स्किनर ने मोटिवेशन की जगह इसको क्या रख दिया है? रीइंफोर्समेंट क्या है? रख दिया है। कहते हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी जैसा ही हूं मैं, बट यहाँ पे रीइंफोर्समेंट है। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है? अगर आप किसी काम को करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो आपको क्या दिया जाएगा? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो क्या दिया जाएगा? पनिशमेंट दी जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसे बोलते हैं बीएफ ऑपरेंट थ्योरी के आपके इंस्ट्रूमेंट।
कि जो ऑपरेंट थ्योरी है वो दो इन कंपोनेंट के ऊपर बेस है। पहला कंपोनेंट क्या है कि वो या तो रीइंफोर्समेंट देगा या पनिशमेंट देगा। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट हमारे दो दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो पॉइंट है आपके नेक्स्ट इसमें भी आता है, यहाँ पर भी आता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, और आपका पनिशमेंट भी पॉजिटिव और पनिशमेंट भी नेगेटिव। ठीक है, सुनो क्या कहता है ये, सुनो इसकी कहानी। कहता मैं बहुत परेशान हूं, प्लीज मेरी कहानी सुनो। है अच्छा, मैंने बोला रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, कुछ मिलना आपको। पनिशमेंट भी क्या होती है, पनिशमेंट भी मिलती है ना। ये भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ये आपकी नेगेटिव भी होती है। पनिशमेंट भी पॉजिटिव होती है, पनिशमेंट भी नेगेटिव होती है। पहली बार सुना होगा पनिशमेंट पॉजिटिव होती है, चलो बताते हैं। रीइंफोर्समेंट में लर्निंग हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है बेटा, ये बात ध्यान रखना। और पनिशमेंट में लर्निंग क्या होती है, आपकी डिक्रीज होती है। कैसे समझाती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे रीइंफोर्स के अंदर एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, जैसे मैं कहूँ कि जैसे मैंने मेरी क्लास में कहा है कि जो भी बच्चा कल अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेके आएगा उसको मैं 100 रुपीज़ दूंगी। कितने रुपए दूंगी मैं, 100 रुपीज़। अब इस 100 रुपीज़ को लेने के लिए बच्चे क्या करेंगे, अपना काम बहुत स्पीड से बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, तो इसे कहेंगे हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे लर्निंग इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, पॉजिटिव हो चुका है, नेगेटिव है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या कहता है, जैसे कि मैं कहूँ कि अगर आपकी लर्निंग को एनहांस करने में कोई भी ऐसा फैक्टर है जो कि अड़चन डाल रहा है, मीन्स की हर्डल क्रिएट कर रहा है, उस फैक्टर को क्या कर दो, हटा दो। जैसे मैंने कहा कि मैम, और बच्चों ने कहा कि मैम पढ़ते वक्त ना हमें लाइटिंग की प्रॉब्लम होती है, हमें प्रॉपर लाइटिंग नहीं मिलती आपके सेंटर पर। तो मैंने कहा अच्छा, ये एक फैक्टर था जो कि आपकी पढ़ाई के अंदर हर्डल डालता था, तो मैंने इस फैक्टर को ही निकाल दिया। मैंने फैक्टर को क्या कर दिया, निकाल दिया। उस फैक्टर, कैसा फैक्टर था ये, अनप्लीजेंट फैक्टर था जो कि आपको अड़चन पैदा कर रहा था। तो मैंने क्या किया, लाइटिंग को सर्विस आपको प्रोवाइड की है। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, मीन्स की जो चीजें आपको नुकसान मतलब हेल्प नहीं कर रही थी उसको मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया। निकाला तो दैट मीन्स माइनस हो गया। ठीक है, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग कैसे इंक्रीज हुई, क्योंकि अब जैसे ही मैंने इस फैक्टर को निकाला तो आपकी लाइटिंग प्रॉपर हुई है। ठीक है, लाइटिंग प्रॉपर हुई है तो आप लर्निंग अच्छे से कर पा रही हैं। क्या आपको थोड़ा सा समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव का मतलब होता है देना, या फिर क्या बात कह सकते हैं हम इसको, दे रहे हैं। यहाँ पे भी पॉजिटिव का मतलब क्या है, हम कुछ दे रहे हैं। ठीक है, आप ऑनर है, आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है जब भी कुछ दे रहे हैं, पनिशमेंट पॉजिटिव है तब भी कुछ दे रहे हैं। नेगेटिव का मतलब क्या है कि हम हटा रहे हैं, हटा देना। यहाँ पे भी क्या है, सॉरी घटा नहीं, हटा, हटा देना। यहाँ पे भी क्या है, हटा देना। समझ में आ रहा है? नेगेटिव है तो हम इसकी हटा दिया, माइनस कर दिया। अब फर्क बस इतना है, यहाँ पे अनप्लीजेंट फैक्टर्स को हटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लीजेंट फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मीन्स की ऐसे फैक्टर्स जो कि आपको पसंद नहीं है उसको मैंने यहाँ पे हटा दिया, ऐसे फैक्टर जो आपको पसंद है मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। ठीक है, पनिशमेंट में क्या दूं जो तुम्हें मतलब मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ, जैसे अगर बच्चा कोई काम नहीं करके आया, मैंने उसको क्या किया, पूरी क्लास में स्लैप लगा दिया, थप्पड़ लगा दिया। मैंने उसको क्या दिया, थप्पड़ दिया, इस बच्चे को चाटा लगाया मैंने इसको, मैंने कुछ दिया इससे, इसको दिया, बट उसको ये पसंद नहीं आया कि मैडम ने मुझे पूरी क्लास में इंसल्ट कर दिया, ये क्या हो गया, मेरी तो इंसल्ट हो गई है। उसकी वजह से क्या हो रही है, आपकी जो आपको पसंद नहीं था वो मैंने क्या कर दिया, आपको दे दिया, प्लीजेंट। समझ पा रहे हो? बहुत अच्छा लॉजिकली कंसेप्ट है ये, कि आपको पसंद नहीं आया कि पूरी क्लास में मैंने उसको थप्पड़ लगा दिया, थप्पड़ मैंने, चाटा मैंने लगाया, स्लैप मैंने लगाया। ठीक है, वो तो मैंने दिया, बट आपको वो पसंद नहीं था, अनप्लीजेंट था, वो मैंने उसको ऐड ऑन कर दिया, आपको थप्पड़ लगा के। अच्छा, दूसरा
नेगेटिव पनिशमेंट क्या होगी, जैसे कि बच्चा काम नहीं कर रहा, मैं उसको चाटा लगाने की बजाय मैंने क्या कर दिया, उसकी जो सुख की जो पॉइंट है ना, जो उसमें उसको मजा आ रहा था, वो मैंने उसको छीन लिया। इसके अंदर बहुत एग्जाम्पल आते हैं। जैसे मैं मोस्ट ऑफ क्या करती हूँ, बच्चों के लिए अगर कोई बच्चा काम नहीं करता, पनिशमेंट बहुत ऐसे फिजिकली, मैंने कहा कि मेरे स्कूल में मेरे सेंटर पे ना फिजिकली पनिशमेंट देना बंद है, तो मैंने क्या किया, फिजिकल नहीं है तो मैं कुछ और दे सकती हूँ, क्या होगा, मैंने उनका एसी बंद कर देती हूँ। मैं मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा करती हूँ कि मैं उनका एसी जो है वो बंद कर दिया। उनको पसंद था ये एसी, उसके बिना उनका काम नहीं चल रहा था, उन्होंने कहा मैम गलत कर दिया, ये तो उनको पसंद नहीं आया, जो उनके सुख था वो मैंने छीन लिया। प्लीज, नेगेटिव है, छीना, हटा दिया, क्या हटा दिया, एसी हटा दिया। तो समझ में आ रहा है। तो ये ऑपरेंट थ्योरी यही कहती है कि जब अगर आपको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिले तो दैट मीन्स लर्निंग एनहांस हो रही है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है तब भी लर्निंग एनहांस होगी। क्यों होगी, क्योंकि उन सभी फैक्टर्स को हटा देते हैं यहाँ पर जो कि आपके अनप्लीजेंट होते हैं। ये वर्ड ध्यान से रखना, यहाँ पे प्लीजेंट वर्ड को हम क्या करते हैं, प्लीजेंट फैक्टर्स को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे अनप्लीजेंट को हम हटा देते हैं, यहाँ पे अनप्लीजेंट को ऐड करते हैं, यहाँ पे प्लीजेंट को हम लेस कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट ना ऑपरेंट जी ने स्किनर जी ने एक रैट पे किया था, चूहे पे किया था। इसने कहा था कि एक बॉक्स के अंदर ना इसने रैट को बंद करके रख दिया था और इसको एक ये दिया, ये ऐसा शेल है जहां से खाना आएगा, खाना तब आएगा जब इस बटन को ये चूहा प्रेस करेगा। अगर इसने इस बटन में से सही जोन सा भी बटन है सही बजाया, मतलब कि ठीक प्रेस किया तो रेड लाइट ग्रीन लाइट जसेगी, अगर उसने गलत प्रेस किया तो यहाँ पे रेड लाइट जसेगी। ठीक है, और स्पीकर के अंदर आवाज आएगी क्या किया है तुमने। अगर उन्होंने सही लाइट प्रेस की, सही बटन को प्रेस किया तो ग्रीन लाइट जसेगी, वैसे ही उसका खाना इस बॉक्स से, ठीक है, इस बॉक्स में उसका खाना आ जाएगा। अगर उसने क्या किया, क्या है, गलत बटन प्रेस किया तो ग्रीन रेड लाइट जसेगी और उसको क्या लगेगा, ये नीचे जो ग्रिड लगी हुई है ना, ये जो लोहे की इलेक्ट्रोनिक जो शॉक देने वाली है, उसको ये शॉक दिया जाएगा। तो ये समझ जाएगा इस चीज से, एक्सपेरिमेंट किया कि इस बटन को दबाने से ना मुझे खाना मिल रहा है, इस बटन को दबाने से ना मुझे करंट मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज से वो सीखता है। और इस बॉक्स को क्या बोला गया है, स्किनर बॉक्स बोला गया। दैट्स इट। इजी था, इजी था या नहीं था, आई होप सबको समझ में आ गया। ये देखो थॉर्नडाइक की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। इसने कहा कि इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बेस करता हूँ, आल्सो कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट थ्योरी, या फिर मैं कहूँगी आरएस थ्योरी। सबको पता है कि अगर मुझे खाना चाहिए, अगर मुझे खाना चाहिए तो मुझे सही तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, दिस कंसेप्ट बिलीव दैट द बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंस। जो आपका बिहेवियर बनता है वो आपके परिणाम से बनता है। अब मैंने कहा बच्चों को कि आपको 100 रुपए मिलेंगे अगर आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, तो रिजल्ट सबको पता है, कॉन्सिक्वेंसेस सबको पता है, परिणाम सबको पता है। अगर काम पूरा किया तो 100 रुपए मिलेंगे, नहीं तो चाटा लगेगा, या फिर आपको आपके लिए एसी बंद कर दिया जाएगा। तो आपको सब कुछ पता है। तो आपके परिणाम के ऊपर क्या आपका बिहेवियर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑपरेंट का मतलब क्या होता है कि पर्सन वर्क एक्टिवली। यहां पर जो लर्नर होता है वो एक्टिव होता है। एक्टिव का मतलब क्या है, बहुत मैं इसको बोल सकती हूँ बहुत ही मतलब ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेटेड पर्सन है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला व्यक्ति होगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू क्रिएट द फेवरेबल रिजल्ट, अपने फेवरेबल रिजल्ट को अचीव करने के लिए सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क करेंगे। अगर वो फेवरेबल रिजल्ट अचीव हो जाता है तो क्या रहने वाले, आपका बिहेवियर के प्रति क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव बिहेवियर आपका क्या होगा, क्रिएट होगा। अगर आपके कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव आए तो आपका बिहेवियर क्या कहेगा कि इस एक्टिविटीज को मुझे फ्यूचर में नहीं करना। जैसे चूहे के ऊपर किया, अगर खाना ग्रीन बटन उसका प्रेस हो जाता है तो खाना मिलेगा, और फ्यूचर में भी वो बार बार जब भी उसको भूख लगेगी वो प्रेस करेगा बटन, ग्रीन लाइट जसेगी, खाना आएगा, प्रेस करेगा बटन, ग्रीन लाइट जसेगी, खाना आएगा। इन केस उसका रेड लाइट जस जाती है तो क्या होगा, वो डरेगा, पहली बार तो झटका भी लगेगा, फिर वो पता लग जाएगा कि हाँ, वो कुछ ऐसे ऐसे करके कहेगा कि हाँ अब की बार इसको लगाऊं या इसको लगाऊं, इसको लगाने से करंट लग रहा है, अब मैं एक बार इसको ट्राई करके देखता हूँ, उसको हटा दिया गया। क्लियर है, बस यही था आपका स्किनर।
उसके बाद आता है कोग्निटिव लर्निंग। कोग्निटिव लर्निंग किसने दी थी? एडवर्ड सी टॉलमैन ने दी थी। ये पता है क्या कहता है एडवर्ड सी टॉलमैन? ये कहता है कि जो आपका बिहेवियर है वो डिपेंड करता है बेटा आपकी थिंकिंग के ऊपर। आपके जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस है ना उनको इकट्ठा करते हो। अब आपने देखा कि मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया, सबको याद है अभी तक? कार के एग्जांपल में मैंने कहा कि अगर आपको कार सीखनी है, आपने देखा कि आपको जब भी आपके पापा के साथ जाते हैं ना, पापा नीचे से कुछ मूवमेंट करते हैं। आपने नीचे नहीं कभी देखा क्योंकि आप पीछे वाली सीट पे बैठते हो। आपके पापा नीचे कुछ मूवमेंट करते हैं तभी साइड में से ऐसे क्या है गियर को चेंज करते हैं। आपने फिर दोबारा से देखा, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर आपने कहा कि पापा मुझे भी गाड़ी सीखनी, प्लीज सिखा दो ना। कहते हैं अच्छा बेटा ये ले। तो उन्होंने काफी 1-2 साल लगातार अपने पापा को ऑब्जर्व किया। कुछ टाइम ऐसा भी मौका भी मिला कि आपको आगे बैठने का भी मौका मिला। तो आपने कई बार पूछा भी उनसे कि पापा पहले आप क्या प्रेस कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। बट जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक उसके अंदर एक्सपर्ट हो गए नहीं आप, है ना। तो यहाँ पे यही बात की गई है। कोग्निटिव का मतलब होता है जब आपके माइंड से रिलेटेड बारे में बात की जा रही है, जब अपने माइंड की, अपने एक्सपीरियंसेस को यूज करते हो, जो भी आपको थोड़ा बहुत हिंट मिलता है, ठीक है, हिंट मिलता है। तो आप ये कहते हैं ना कि जब जब ऐसे कहावत है ये, जब जब काले घने बादल होंगे तब तब क्या होती है मम्मी, बारिश होती है। मैंने ये नोट किया है। अब आपको भी पता है अब अगस्त चला हुआ है, ठीक है। अगस्त में अब देखो डेली शाम को सुबह को बारिश आ रही है। और मेरा जैसे मैं भी कहूँगी कि जो सावन है, ठीक है, और जो ये सावन का जो महीना होता है और ये जो भी लगा हुआ है, मुझे इसके बाद आगे नहीं पता, तो यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के टाइम पर। तो मैंने नोट किया है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहते हैं कि जब जब काले घने बादल होते हैं, मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बारिश होती है। तो आगे नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे ऐसा क्ल्यू मिलेगा, काले बादल होंगे, ऐसे बिजली ऐसे दिखेगी मुझे चमकती हुई, तो क्या होगा, मैं सीधा टारगेट करूंगी अपने लास्ट एक्सपीरियंसेस को, ठीक है, समझ पा रहे हैं। और एक्सपेक्टेशंस करूंगी कि जो अभी इन्वायरमेंट में क्या होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। तो कोग्निटिव लर्निंग का मतलब क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक्वायर करते हैं नॉलेज को एंड अंडरस्टैंड करते हैं हमारे थॉट्स को, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करते हैं किस किस की मदद से, हमारे जो भी विचार होते हैं, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी हमारी सेंसेस से हमें रिसीव होते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व द मेंटल प्रोसेस। ये सारे का सारा हमारा मानसिक कॉग्निटिव स्किल की प्रोसेस होती है कि कैसे हम किसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, कैसे हम किसी चीज़ को रिमेंबर कर पा रहे हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ना कि अगर आप एक बार गाड़ी सीख जाएंगे तो आपको पता होगा। अब देखो आपने कभी देखा है कि आप साइकिल चला रहे हैं, एकदम से बहुत बहुत नज़दीक से आपसे कोई रेडी वाला गया है अंकल, तो आप उससे कुछ ऐसे करके बच जाएंगे या फिर कुछ ऐसे करके बच जाएंगे। वो क्या है? आपकी माइंड के अंदर, आपकी स्किल के जो एक्सपीरियंसेस है कि मैंने पहले भी ऐसा कुछ किया था। साइकिल अगर इम्बैलेंस हो रही है तो आप उसको हैंडल को बैलेंस कर लेते हैं। तो कहने का मतलब आपकी कॉग्निटिव, पहले आप किसी चीज़ के ऊपर अटेंशन देते हो, फिर उसको अपने माइंड में सेट कर लेते हो। जैसे कि मैंने कहा कि आपने गाड़ी पहले देखी, आपके पापा चलाते हैं, ठीक है, फिर आपने उसको सेट कर लिया कि पापा जब भी ना गियर को चेंज कर रहे हैं ना, पहले कुछ पैरों से मूवमेंट करिए। नेक्स्ट उसको देखा कि आपने नेक्स्ट टाइम आप अपनी नेक्स्ट सीट पे बैठे तो आपने उस प्रोसेस को पूरा देखा। पूरा देखने के बाद आपने वो जब रिपीट की होगी तब आपकी बिहेवियर में आ जाएगी, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, द लर्नर एक्टिवली प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे कि आप फाइनली एक नए कंक्लूजन पे पहुंचे। आपके लास्ट एक्सपीरियंसेस को, लास्ट नॉलेज को भी यूज करेंगे और जो नई नॉलेज आपको मिले, नई इंफॉर्मेशन मिल रही है, उन दोनों के बीच में एक अच्छा कनेक्शन सेटअप करेंगे और उस कनेक्शन की वजह से हम अपना एक नया रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? दिस टाइप ऑफ द लर्निंग एम्फसाइज द डेवलपमेंट ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल एंड एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज इन द डिफरेंट कंटेस्ट, डिफरेंट सिचुएशन। अब ये तो नहीं है कि आपने एक चीज़ लर्न कर ली, अब हमेशा उसी कंटेस्ट में, उसी सिचुएशन में यूज़ करेंगे, नहीं। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है आप वैसे वैसे अपनी नॉलेज को भी एनहांस करेंगे, उसको मॉडिफाई करके उसमें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी सजेस्ट दैट लर्निंग इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। लर्निंग हमेशा कंस्ट्रक्शन में रहती है। आपने कभी नोट किया है कि कभी भी ये ऐसा नहीं होता कि हाँ, अब मैंने देखो बहुत बार काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, हर बार कोई ना कोई चीज़ मुझे नहीं सीखने को मिलती, वो मेरे लर्निंग को एनहांस करिए। हमेशा मेरी जो लर्निंग है
कंस्ट्रक्शंस पे चलती रहती है, मीन्स की कुछ ना कुछ हर चीज़ जीवन में सीखती रहती हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से आपको भी हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो लर्निंग फोकस किसके ऊपर करती है, आप इंसान की थिंकिंग के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, यही बात रिपीट हो रही है, ठीक है। ओके, ये जो किसने दिया था, एडवोकेटेड बाय एडवर्ड सी टॉलमैन। इज इट क्लियर? आई होप सभी बच्चों को तीनों थ्योरीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, ओके, अब मैं इसको एक सेकेंड यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो कॉग्निटिव है आपके मेंटल प्रोसेस के ऊपर, मेंटल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। आपकी जो लास्ट एक्सपीरियंसेस है, जो नई नॉलेज मिल रही है एग्जिस्टेंस एनवायरनमेंट में, उनको सबको यूज करके आप एक सोल्यूशन निकालते हो अब की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। सोशल लर्निंग थ्योरी मैंने आपको समझा दी है। वैसे क्या होती है सोशल लर्निंग थ्योरी? जो आप समाज से सीखते हो, जो आपके पेरेंट्स से सीखते हो, जो आपके कलीग से सीखते हो, जो आपके टीचर से सीखते हो, आपके फ्रेंड से सीखते हो, या फिर ये कहते हैं कि हर एक सक्सेसफुल को फॉलो करना चाहिए, एक आइडल पर्सन बनना चाहिए, है ना। तो सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है? एज अ लर्निंग दैट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑब्जर्विंग। सबसे पहले पता है क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे को मैंने बहुत बार देखा है, क्योंकि मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, तो उनको सबसे वो क्या करते हैं, बड़े बड़े जितने भी है फैमिली के अंदर, उनको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको ऑब्जर्व किया, वो एज ए एक मॉडल की तरह ट्रीट होंगे। क्या होंगे? एज अ मॉडल की तरह लगेंगे ये। क्यों? क्योंकि इनसे हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, इनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, इनसे हमने कुछ सीखा, ये हमारे मॉडल की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद उसी के जैसा सेम बिहेवियर हम नेक्स्ट टाइम जरूर करेंगे, उसे बोलते हैं इमिटेटिंग। इमिटेटिंग का मतलब होता है उसका नकल उतारना। जो आपने ऑब्जर्व किया, जो आप एज अ मॉडल की तरह आपने जिसको ऑब्जर्व किया था, उसी का बिहेवियर आपने किसी और पे एक्सप्लेन कर दिया, वो आपके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों को कभी नोट करना, आप आगे से नोट करना शुरू कर देना, ठीक है। इवन आपने देखा होगा कि जो घर में अगर तीन भाई बहन हैं, ठीक है, 3 भाई बहन हैं, जो सबसे जो छोटा होगा ना, ठीक है, उसके बिहेवियर में और जो बड़ों के बिहेवियर में मोस्ट ऑफ सिमिलैरिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने बड़े भाई बहनों से तो सीखता है, ठीक है। और ये जो कंसेप्ट है आपका एल्बर्ट बेंड्यूरा जी ने दिया था, ये कहता है, ये सजेस्ट करता है कि दैट द पीपल लर्न नॉट ओनली थ्रू द डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखता, हमेशा साथ साथ किससे सीखता है? वॉचिंग से सीखता है, मीन्स कि दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। वो दूसरा कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। मीन्स कि ये जो कंसेप्ट है ना बिहेवियर थ्योरी का, बिहेवियर जो मीन्स कि आपका क्या है, ऑपरेंट थ्योरी है, ठीक है। एक्सपीरियंस से सीखता है, एक्सपीरियंस से सीखता है, और साथ में कॉग्निटिव, सोच के, विचार कर और किसी को देख कर भी सीखते हैं। इसके अंदर ये 5 पॉइंट है, ऑब्जर्वेशंस, इमिटेशंस, मॉडलिंग एंड रीइंफोर्समेंट। ऑब्जर्व किया आपने, किसी को देखा, लर्न किया, उसको दोबारा से क्या किया, रिपीट किया, एप्लीकेटिंग द बिहेवियर ऑफ द अदर। दूसरों के ऊपर आपने बिहेव किया। क्यों किया? क्योंकि जिन्होंने आपको करके दिखाया था, डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स की डमी बन के दिखी थी, अब बिहेवियर के अंदर आपका आया था और वही आपने ऑब्जर्व किया, वही आपने सीखा। अच्छा, जब मैंने इस चीज़ को अप्लाई किया तो मेरे सामने रिजल्ट क्या आया? अगर रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव है, मीन्स की मेरी लर्निंग को एनहांस कर रहा है, तो रीइंफोर्समेंट है। अगर मेरी लर्निंग को डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स ये पनिशमेंट है। अगर आप, मैं कहूँ कि किसी को गाली दे रही हैं तो गलत बात है। इवन आप स्कूल में किसी को गाली दे रहे हैं, पता है मेरे स्कूल में फर्स्ट टाइम जब क्या हुआ था कि एक आई होप 9th क्लास का स्टूडेंट था, और जिस क्लास को मैं पढ़ा रही थी 12th क्लास थी, और वो उसके अंदर उसका भाई था, ठीक है। उसके भाई का प्रभाव उस छोटे भाई के ऊपर पड़ा हुआ था। कैसे मुझे पता चला? क्योंकि एक दिन मुझको एडजस्टमेंट मिली और उसने किसी स्टूडेंट को मतलब गाली दी। मैंने पूछा ये किससे सीखते हैं? कहते हैं कि तब जब भी मेरा भाई मेरे पास आता है ना, वो मुझे ऐसे ही बोलते हैं। ध्यान से सुनो इस बात को, जब भी मेरा भाई मेरे पास आता है वो मुझसे इसी वर्ड से बोलते हैं। वो गलत बात है ना, क्योंकि उसका प्रभाव बच्चे में पड़ा और वो उसी के साथ साथ दूसरे के साथ भी सेम बिहेवियर कर रहा है जो उसके साथ हो रहा था। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैंने उसको क्या समझाया और बताया कि गलत बात, अगर नेक्स्ट टाइम किया तो आपको चाटा लग सकता है, आपको डंडा लग सकता है, आपकी पनिशमेंट हो सकती है, फाइन लग सकता है अगर आप इस तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है। तो मैंने उसको बताया, तो मीन्स कि उसको नेगेटिव रिजल्ट मिला कि ये अच्छी बात नहीं है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, स्ट्रैटेजी क्या है, क्या क्या चेंज कर सकते हैं? देखो हमने क्या क्या डिलीट कर लिया है, हमने थ्योरीज कर लिया है।
थ्योरी कर लिया, स्ट्रैटेजी कर लिया। स्ट्रैटेजी सेम एज इट इज है बेटा, जो अभी मैंने अभी तक आपको समझा रही हूँ कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है। जब भी आपको कोई अवार्ड मिलता है कुछ अच्छा काम करने के लिए, आपको पता है कि आपने होमवर्क अगर ऑन द टाइम किया तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा खेलने के लिए, ये भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। नेगेटिव क्या है कि अगर आपने, नेगेटिव के अंदर क्या होता है कि कुछ चीज़ हट रही है और आपकी लर्निंग को एनहांस कर रही है। जैसे मैंने लाइटिंग एग्जाम्पल दिया, लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, वो उस प्रॉब्लम को मैंने हटा दिया और उस प्रॉब्लम को हटाया तो ऑब्वियस ही बात है मेरी लर्निंग क्या हो गई है, एनहांस हो गई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया है, इफ यू फिनिश योर कोर्स दैट मीन्स वर्क को अगर आप फिनिश करेंगे तो आपको बर्तन मांजने की जरूरत नहीं होगी। अब बर्तन नहीं मांजने, यू डू नॉट हैव टू डू द डिशेज, मीन्स कि आपको बर्तन हटा दिया गया है। ठीक है, आप अपने काम को फिनिश करो। देखो ये लर्निंग को एनहांस कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ हट रही है। पनिशमेंट क्या होता है कि मीन्स कि कुछ ऐड कर रहे हैं बट क्या अनप्लीजेंट, जो आपको पसंद नहीं है, मैंने वो आपके साथ बिहेव कर दिया, मैंने आपको थप्पड़ लगा दिया जो आपको पसंद नहीं था, वो चीज़ें एडिंग की बट वो जो आपको पसंद नहीं थी, अनप्लीजेंट। ठीक है, ओके। मॉडलिंग का जैसे मैंने आपको बताया कि आपने किसी को ऑब्जर्व किया। ठीक है, शेपिंग का मतलब क्या है कि जब आप एक बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए छोटे 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 स्टेप लेते हैं, और वो छोटे छोटे स्टेप क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके बिहेवियर को शो करते हैं। इवन मैं आपको बताऊँ ना, आपकी जो डेली रूटीन है ना, वो भी आपके बिहेवियर को शो करते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, मुझे जैसे बोला जाता है कि आप बहुत रूड हैं, क्यों है, क्योंकि मैं अपना काम हमेशा टाइम पे करती हूँ। मैं किसी को, अदर पर्सन को, मतलब कि जो मेरे लिए इवन इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं, नहीं भी इंपॉर्टेंट, बट मैं सबसे पहले अपने काम को इंपॉर्टेंस देती हूँ। तो मुझे बोला कि तू ज़्यादा ही प्रैक्टिकल पर्सन है। ठीक, समझ पा रहे हैं, ये मैंने मेरे फ्रेंड का एग्जांपल दिया, वो बहुत ही, मेरे से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। ठीक है, सेल्फ मॉनिटरिंग मीन्स कि खुद को ने ऑब्जर्व किया, देन उसके बाद रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और भी तरीके हैं क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के अंदर, जैसे कि रीइंफोर्स के अंदर मैंने आपको ये दोनों पॉइंट समझाए हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। एंड शेड्यूलिंग की अगर बात की जाए, इंटरवल शेड्यूलिंग एंड रेशियो शेड्यूलिंग। इंटरवल का मतलब होता है कि एक फिक्स इंटरवल के बाद आपको क्या मिल रहा है, रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, या फिर कभी भी कभी, जैसे प्रमोशन को कि कभी 1 महीने के अंदर प्रमोशन होता है, कभी 6 महीने में प्रमोशन होता है, कभी 8 महीने में प्रमोशन होता है। बट यहाँ पे अगर प्रमोशन की टाइम 1 साल रखी गई तो 1 साल ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मैं रेशियो और शेड्यूलिंग की अगर बात की, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं बेसिस का, कि अगर आपको ये पता है कि चाहे कितना ही काम कर लो मुझे 1000 रुपये पर घंटा मिलने वाले हैं, अगर यहाँ पे मैंने कहा कि जितना काम करोगे उतना बेसिस मिलेगा, तो ऑब्वियस ही बात है आप उतना ज़्यादा काम करेंगे, आपकी लर्निंग को एनहांस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर की समरी है। ठीक है, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आपका यही सेम एज इट इज रिपीटेड आ रहा है, क्या कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ द लर्निंग विद द फ्यू एप्लीकेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर है, क्लियर है बेटा, ये हो चुका है आपका चैप्टर नंबर 5। आप चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं, रिसेंट जो क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर चैनल पर। सो आई होप ये चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत आसान चैप्टर था, बट हाँ अब आपको ये पिक्चर है ना समझ में आ जाएगी क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ₹9 आपको पे करना होगा पर पीडीएफ। ठीक है, इंटरेस्टेड है तो आप टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी से डिस्क्रिप्शन में गिवन है। कोई अगर डाउट है, जेन्युइन डाउट है, किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट करूँगी कि कैसे क्या इसका सोल्यूशन लेने वाला है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और मुझे लग रहा है कि शायद आपके लिए और ये जो प्लेलिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, चैप्टर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि मैम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, आपको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, तो आप मुझे वो सजेशन भी दे सकते हैं। ज़रूर उसके ऊपर आपको काम होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, कोई कमी नजर आ रही है तो वो भी बता देना, क्योंकि दोनों तरीके से मुझे भी लर्निंग होगी। ठीक है, चलिए तो